दोस्तों नमस्कार। यह कोई सामान्य स्थिति नहीं है, खास तौर से अमेरिका के लिए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार नाटो कंट्रीज ने अमेरिकी राष्ट्रपति का साथ देने से मना कर दिया। पहली बार जिस अमेरिका ने क्वाड बनाया चीन को लेकर, उसी क्वाड के सदस्य जापान और ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को। जिस चीन के साथ उसने प्रतिस्पर्धा शुरू की और बात ट्रेड वार तक आई, पहली बार उसी चीन के मना करने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ये कहने से चूके नहीं, हम आपसे नहीं मिलेंगे, हम आपके देश नहीं आएंगे। और इन सब के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति पहली बार यह भी कहने से नहीं चूके कि अगर ऐसे ही हालात रहे तो नाटो का भविष्य खराब हो जाएगा, चीन को भुगतना पड़ेगा और वह खुद इस युद्ध में क्यों खड़े हैं यह वाकई पता नहीं चल पा रहा है। यानी जिस युद्ध के कूदने से पहले ना तो कांग्रेस से मदद मांगी गई और ना ही सहमति ली गई, ना ही नाटो से मदद मांगी गई और ना ही नाटो को जानकारी दी गई। दुनिया के किसी भी देश को कोई जानकारी थी ही नहीं कि अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर किस दिन, किस रात या किस सुबह हमला कर देगा और उसके बाद पूरी दुनिया में अफरा तफरी मच जाएगी। और परिस्थिति अमेरिका के लिए इसलिए भी नाजुक हो चली क्योंकि पहली बार अमेरिकन कंपनीज भी यह कहने से चूक नहीं रही, स्थितियां बिगड़ रही है, संभाल लीजिए, अन्यथा ऊर्जा संकट अमेरिका को भी घेर लेगा। गैसोलीन की कीमत बढ़ रही है और उसके बाद की परिस्थितियां और ज्यादा नाजुक हो जाएगी। अमेरिका की 3 बड़ी कंपनियों ने यह भी कह दिया। और इसके साथ ही दूसरी तरफ ईरान ने यह ऐलान कर दिया, अमेरिका का कोई भी शेयर यानी अमेरिकी कंपनी का कोई भी शेयर जिस भी कंपनी में लगा होगा वहां पर ईरान हमला करेगा, यानी मिडिल ईस्ट के भीतर। यानी एक ऐसी परिस्थिति जिसमें अभी तक सवाल सिर्फ अमेरिका के मिलिट्री बेस को लेकर था, अमेरिकन कंपनीज को लेकर था, लेकिन अब तो बात आगे बढ़ गई और यह बात उन 1800 कंपनियों के हेडक्वार्टर या कंपनियों के दफ्तरों तक पहुंच गई जो खाड़ी देश में मौजूद हैं, जिसमें 500 से ज्यादा सिर्फ दुबई में ही मौजूद हैं। तो क्या हर जगह हमला होने लगेगा तो वह इकोनॉमी जो अमेरिकी कंपनियों के आश्रय न सिर्फ मिडिल ईस्ट बल्कि मिडिल ईस्ट के जरिए पूरी दुनिया में अमेरिकी डॉलर और अमेरिकी करेंसी और अमेरिकी इकोनॉमी राज कर रही है, सेंध उसी में लग जाएगी। और दुनिया का कोई देश अमेरिका का साथ इस युद्ध में देने को क्यों तैयार नहीं है? इस सवाल का जवाब अमेरिका के पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो क्या वाकई एक ऐसी स्थिति अमेरिका के सामने आकर खड़ी हो गई है जहां पर दुनिया का कोई भी देश अब वारशिप भेजने को तैयार नहीं? ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया ने खुले तौर पर इनकार कर दिया और चीन ने तो ईरान की सोवेरेनिटी का जिक्र करते हुए कहा यह असंभव है। अब जरा समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर इस इकोनॉमी में सेंध अगर लग गई तो अमेरिका की ताकत कैसे भरभरा कर गिर जाएगी। और इसका एहसास अमेरिकी राष्ट्रपति को पहली बार क्या हो गया, क्योंकि अपने A1 विमान में सफर करते समय पत्रकारों के जो सवालों के वो जवाब दे रहे थे उसमें उन्होंने पहली बार कहा वाशिंगटन ईरान से बातचीत करने के लिए तत्पर है, संपर्क में है, लेकिन तेहरान गंभीर नहीं है युद्ध रोकने को लेकर और किसी भी नेगोशिएशन को लेकर वो सक्रिय ही नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? यह सवाल और बड़ा इसलिए है क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनई के बेटे मुज्तबा खामनई ने 3 शर्तें ऐसी रखी है जिन शर्तों को लेकर अमेरिका की सांसें फूलने लगी है। वो 3 शर्तें और उन 3 शर्तों की एवज में 3 शर्तें और लाद दी जाएंगी, ऐसी स्थिति पैदा की गई है। मुज्तबा खामनई ने कहा कि मिडिल ईस्ट से अमेरिका अपना बोरिया बिस्तर 30 दिन में समेट ले। दूसरी शर्त रखी कि 7 दिन के भीतर ईरान पर लगे सभी सैंक्शंस खत्म कर दे
और तीसरी शर्त रखी कि अमेरिका ने आज से नहीं 1979 से ईरान पर सैंक्शंस लगाए हुए थे। इससे जो घाटा हुआ है ईरान को वो तकरीबन $500 बिलियन का नुकसान है। $500 बिलियन यानी 46,22,000 करोड़। और अगले 10 साल में ईएमआई के जरिए इसकी भरपाई अमेरिका को करनी होगी। और अगर इसको नहीं मानते हैं तो फिर होर्मुज़ रूट हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। चीन और रूस ईरान में बेस बनाएं, इसकी इजाजत ईरान दे देगा। और जिस न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर अभी तक ईरान आगे बढ़ा नहीं और अमेरिका कह रहा है कि आपने शुरू कर दिया तो हम उसे शुरू कर देंगे। जाहिर है यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें खुद अमेरिकी राष्ट्रपति को अब एक ऐसे दोराहे पर लाकर निर्णय लेना है जहां पर उन्होंने निर्णय लिया तो इसके बाद क्या वह उस पोजीशन पे पहुंच सकते हैं जहां वो युद्ध से पहले जिस लक्ष्य को रखे हुए थे तो युद्ध में बने रहें क्या। और दूसरा है कि अगर युद्ध से बाहर निकलने की कोशिश करें तो जो विनाशकारी सैन्य या कहें जो राजनयिक और आर्थिक झटके पैदा हो रहे हैं वो कहीं और गहरा तो नहीं जाएंगे। यानी दोनों विकल्प समस्याग्रस्त इसलिए है क्योंकि ट्रंप टीम ने जो फैसला लिया युद्ध को लेकर उसमें किसी की इजाजत नहीं ली और अब सबको चाह रहे हैं वो शामिल हो जाएं। शायद इसीलिए अमेरिकी राष्ट्रपति की ये बात सुन लीजिए जब वो खुद कह रहे हैं वाशिंगटन ईरान से बात करना चाहता है, तेहरान गंभीर नहीं है। Are there any diplomatic talks going on between the U.S. and Iran at all? Yeah, we're talking to them, but I don't think they're ready. But they get pretty close. They want to negotiate. They want to negotiate badly. I don't think they're ready. Just on what I'm hearing, they want to negotiate badly, as they should. But I don't think they're ready to do what they have to do. But I think they will be ready at some point. अमेरिकी राष्ट्रपति अपने विशेष विमान में पत्रकारों से यह बात का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन वो यही नहीं रुके। उन्होंने कैमरे के सामने कहा भी और सोशल मीडिया ट्रुथ पर लिखा भी। उन्होंने बहुत साफ तौर पर कहा कि हमारे पास नाटो नाम की एक व्यवस्था है, हम उनके साथ बहुत अच्छे रहे हैं, हमें यूक्रेन के मामले में उनकी मदद करने की जरूरत नहीं थी, फिर भी हमने उनकी मदद की। अब देखना है कि क्या वे हमारी मदद करते हैं। और इन सब के बीच खबर आई ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, इटली ने, जर्मनी ने, स्पेन ने, कनाडा ने, सभी ने मना कर दिया, हम युद्धपोत नहीं भेजेंगे। और उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने चीन को लेकर कहा अगर चीन होर्मुज़ को खुला रखने में मदद नहीं करता है तो वह इस महीने के अंत में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ होने वाले अपने शिखर सम्मेलन को टाल सकते हैं। यानी ट्रंप 31 मार्च को चीन जाने वाले हैं। सवाल है कि अब उस पर भी गर्दिश के बादल घुमड़ने लगे हैं क्योंकि चीन ने खुले तौर पर कहा आप कैसे उस देश पर हमला कर सकते हैं जिसके दायरे में समुद्र की वो रेखा आती है जो उसकी संप्रभुता से जुड़ी हुई है और ये यूनाइटेड नेशन के नियम कायदे हैं। बात यहीं रुके तो भी ठीक। तो पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा हम क्यों हैं खड़े हुए इस युद्ध में और हमें क्या मिल रहा है। यह सवाल इसलिए बड़ा हो गया क्योंकि दूसरी तरफ ईरान ने कल रात ताबड़तोड़ हमले जिस तरीके से तेल अवीव पर किए, जिस तरीके से मिडिल ईस्ट के देशों पर किए, और इन सब के बीच एक खबर यह भी आई जिसको राइटर के जरिए बतलाया गया कि दरअसल सऊदी अरब न्यूट्रल नहीं है, सऊदी अरब अमेरिका के साथ है। खाड़ी देश जो दूसरे देश हैं वो लगातार सोच रहे थे कि इस दौर में हम युद्ध में शरीक नहीं हैं, लेकिन क्या सऊदी अरब की भूमिका अमेरिका के साथ खड़े होकर ईरान पर ताबड़तोड़ हमले करवाने की है, क्योंकि रेड सी के जरिए उसका तेल जाता है। अब सवाल है वहां पर भी रोक लगेगी या उसका पैमाना बढ़ेगा, क्योंकि ईरान ने जो संकेत दिए उसमें खाड़ी देशों में मौजूद हर अमेरिकी प्रतिष्ठान या हर प्रतिष्ठान से अमेरिकी जुड़ाव जहां भी होगा वह निशाने पर लिया जाएगा। और इस परिस्थिति में आज सुबह ही दुबई एयरपोर्ट के पास एक फ्यूल टैंक को निशाना बनाया गया। सेजिल मिसाइल इजराइल पर दागी गई।
सेजिल मिसाइल, इसकी पहुंच मिस्र, सूडान, यूक्रेन, दक्षिणी रूस, पश्चिमी चीन, भारत, हिंद महासागर यहां तक है। लेकिन एक क्षण के लिए कुछ मैप्स देखिए। ये इसलिए देखिए क्योंकि इस दौर में ईरान ने जो टारगेट किया है वह कुवैत पर किया, बहरीन पर किया, कतर पर किया, यूएई पर किया, ओमान पर किया, सऊदी अरब पर किया, जॉर्डन पे किया, साइप्रस पे किया और इजराइल पे किया। दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल ने इराक पर हमला किया, लेबनान पर हमला किया और ईरान पर हमला किया। लेकिन घेराबंदी जो है पूरी की पूरी अमेरिकी हथियारों के जरिए या युद्धपोतों के जरिए, वह चारों तरफ से ईरान को घेरे हुए बावजूद इसके क्यों सबसे दुनिया के ताकतवर देश के हाथ से यह युद्ध की पूरी पकड़ गायब हो चली है। युद्ध में कोई कसर अमेरिका छोड़ नहीं रहा है, यह पूरे मानचित्र पर नजर आता है। लेकिन दूसरा सवाल है, इस युद्ध के जरिए अमेरिका को फायदा नहीं नुकसान ज्यादा हो रहा है। इस युद्ध के जरिए अपनी साख वो गवा रहा है। इस युद्ध में दुनिया का कोई देश अमेरिका के साथ नहीं है। और बात होते होते अभी तक जो दुनिया के बाजार में तेल का जिक्र हो रहा था और इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन के जरिए दुनिया के 30 देशों ने जो तेल रिलीज, जो उनके पास रिजर्व तेल है, उसको रिलीज करने का भी जिक्र किया, तो भी भाव कम नहीं आया। $100 प्रति बैरल से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अभी भी कच्चे तेल की कीमत है। और इन सब के बीच द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक जानकारी दुनिया के साथ साझी की कि दरअसल पहली बार अमेरिका के भीतर की जो तेल कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं, वो एक्सॉन, शेवरॉन और कोनोको फिलिप्स, इन्होंने बहुत साफ तौर पर ट्रंप प्रशासन से कहा है कि हालात ऐसे ही चलते रहे तो जो एनर्जी की मार्केट है उसमें इम्बैलेंस शुरू हो जाएगा, संकट गहराने लगेगा। अब सवाल है कि जिस दोराहे पर अमेरिका खड़ा है और दूसरी तरफ ईरान, और उसमें भी IRGC, उनके प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नैनी ने इसी दौर में कहा कि दरअसल हमारे अधिकांश हथियार भंडार सुरक्षित हैं, उन्नत हथियार अभी रिजर्व में है, उनका इस्तेमाल नहीं किया गया है। 700 मिसाइलें दागी जरूर गई, 3600 ड्रोन दागे जरूर गए, लेकिन ये सब चीज पुराने थे। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि अगर उन्नत हथियार इस युद्ध में शरीक होने लगे तो परिस्थितियां नाजुक इसलिए होंगी क्योंकि जिस मिडिल ईस्ट के भीतर अमेरिकी बेस है वह उन देशों की ही रक्षा कर पाने में अगर सक्षम नहीं है और पूरा डिफेंस सिस्टम टूट चुका है, तो उसकी तस्वीर जो आज सुबह निकल कर आई वो बतलाती है कि डिफेंस सिस्टम अब काम अमेरिका ने जो मिडिल ईस्ट में किया था वो काम नहीं कर रहा है। असल में यह प्रतीक है कि जहां जहां अमेरिकी बेस सिर्फ मिलिट्री बेस नहीं बल्कि इकोनॉमिक बेस भी जहां जहां मिडिल ईस्ट में है वहां पर ईरान अटैक कर रहा है। और सिर्फ अगर यूनाइटेड अरब अमीरात का जिक्र करें तो 294 बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई, 15 क्रूइज मिसाइल दागी गई, 1600 ड्रोन दागे गए और इन सब के बीच जो अमेजन का डाटा सेंटर था उसको स्टक कर दिया गया। जो क्रीक हार्बर, जो 23 मैरीना टावर्स थी, उसको डेब्रिस वहां पर गिरा और वो जलते हुए नजर आने लगा। बुर्ज A1 अरब फैकेट उसको हिट किया गया। जेबल अली पोर्ट वो टारगेट पे लिया गया। फुजराहो ऑयल जोन फायर में आ गया। जो अस्पताल है उसमें को भी बंद करना पड़ गया। 5 स्कूल भी शैटर्ड हुए। फ्यूल टैंक एयरपोर्ट के पास आज जहां पर निशाना लिया गया। ये मैसेज है कि पूरी टूरिज्म इंडस्ट्री हर दिन लगभग $600 मिलियन का नुकसान कर रही है। जो रियल एस्टेट का इंडेक्स था वो 30% तक नीचे आ गया है।
और टोटल कंपनीज जो 812 कंपनियां यूएई या खास तौर से दुबई के भीतर है, अब वो अगर निशाने पर हैं तो अगला सवाल यह भी है कि डेस्टिनेशन के लिहाज से दुबई अमेरिका की पूरी इकोनॉमी को संभालने वाला भी इसलिए क्योंकि हर दिन यहां पे जो पैसेंजर, अगर 2025 का जिक्र करें, 9-9.5 करोड़ पैसेंजर्स की आवाजाही इस जगह से हुई। इसको सेफ माना गया और ग्लोबल एविएशन का सेंटर माना गया। वो पूरे तरीके से डिस्टर्ब हो गया। वह पूरी इकोनॉमी जो इंश्योरेंस से टिकी रही थी, जो एयर स्पेस पे चल रही थी, जो सेफ्टी के लिहाज से दे रही थी, इन सब के बीच रिस्क प्रीमियम जो है वह 300% से लेकर 1000% तक बढ़ गया। अब सवाल यह है, क्या इन सब के बीच आईआरजीसी या तेहरान समझौता बिल्कुल करने के मूड में नहीं है? इसके खुले संकेत ईरान के विदेश मंत्री अग्राची ने दे दिए। No, we never asked for a ceasefire, and we have never asked even for negotiation. We are ready to defend ourselves as long as it takes, and this is what we have done so far, and we continue to do that until President Trump comes to the point that this is an illegal war with no अपने victory. लंबे चौड़े वक्तव्य में ईरान के विदेश मंत्री का मैसेज बहुत साफ है कि दरअसल जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उनको आप हल्के में मत लीजिए। अमेरिका की इकोनॉमी ढहढहा जाएगी, लेकिन आईआरजीसी की इकोनॉमी जो पूरे ईरान के जीडीपी का 50% है, उसके साम्राज्य को अगर आप समझना चाहते हैं तो ऐसे समझिए कि इनके पास, यानी सुप्रीम लीडर के पास 200 मिलियन पाउंड की अचल संपत्ति लंदन में है। जो आर्थिक साम्राज्य है उसमें 5000 कंपनियां चलती हैं, 2.5 लाख से ज्यादा कर्मचारी हैं। यह ऑयल सेक्टर में भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में भी है, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में भी है और बैंकिंग सेक्टर में भी है। यानी यहां इकोनॉमी का कोई संकट नहीं है। इसीलिए वो चाहे अमेजन का जो डाटा सेंटर था जिस पर शायद ड्रोन दागा गया, चाहे होमुर्ज की तलहटी में जो बारूदी सुरंग बिछी हुई है, चाहे हिजबुल्ला और हौतियों को जो मदद दी जा रही है और वो जो रॉकेट दाग रहे हैं, वो उसकी अपनी इकोनॉमी का हिस्सा है। यानी युद्ध उस मुकाम पर है जहां पर अमेरिका के सामने दो बड़े संकट खड़े हैं, एक इकोनॉमी को लेकर, एक अपने आप के उस अस्तित्व को लेकर जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से उसने बनाकर रखा था, और दूसरी तरफ ईरान उस पराकाष्ठा में चला गया जहां पर वो पूरी इकोनॉमी जो अमेरिका की दुनिया भर में फैली है और मिडिल ईस्ट उसका सेंटर है, उसी को वो निशाने पर लेने के लिए अब आगे बढ़ चुका है। क्या यह युद्ध रुक जाएगा? क्या बहुत तेजी के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति निर्णय ले पाएंगे, या नाटो को लेकर अब टकराव की परिस्थिति शुरू होगी? चीन को लेकर नई दृष्टि से अमेरिका को सोचना पड़ेगा। ये सारे सवाल दर से उस बारूद में गुम हो चुके हैं जिस बारूद की आग की शुरुआत अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले के साथ की, और अब ईरान कह रहा है युद्ध आप खत्म नहीं करेंगे, युद्ध हम खत्म करेंगे, और अगर आप खत्म कर भी देंगे तो भी हम आपको निशाने पर लेंगे, क्योंकि अगर आप हार नहीं मानते हैं और हमारी शर्तों पर अमल नहीं करते हैं तो परिस्थितियां और नाजुक हो जाएगी। तो क्या वाकई अमेरिकी राष्ट्रपति को लगने लगा है आखिर वो इस युद्ध में कूदे क्यों? और इस युद्ध में जब पूरी दुनिया अलग थलग है तो उनके कूदने से उन्हें लाभ क्या हो रहा है? चिंतन मनन अमेरिका का इस दिशा में जा चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।